दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जालोन टाइम्स। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें और उसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का बटन होता है, उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, तत्काल आप उसके बारे में अवगत हो जाए। साथ साथ में जो कमेंट बॉक्स है इसमें अपनी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना न भूलें। कल सुबह जब काउंटिंग शुरू होगी उसके पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उनको लेके मंथन चल रहा है। सभी खेमों में मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है तो विपक्ष उनको जो है एग्जिट पोल के निष्कर्षों को गलत साबित करने में जुटा हुआ है और उसके पास में भी एक बड़ी बौद्धिक फौज है जो बड़ी प्रभावशाली तर्कों के माध्यम से ये काम कर रही है। बहरहाल एक्सेस माई इंडिया उसने एक ब्रेकअप जारी किया एग्जिट पोल के साथ साथ में कि उसको जो है कि किन जातियों और किन धर्मों में लोगों ने किस पार्टी को किस गठबंधन को कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत पर। तो उसमें बड़ी एक मजेदार स्थिति सामने आई कि अभी भी कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी है या जो एनडीए है वो एनडीए अभी भी इंडिया गठबंधन से आगे है लगभग सभी में। दलितों में बराबर की स्थिति आ गई है। मुसलमानों में बस केवल जो है इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है। बाकी पिछड़ों में जिनकी इतनी दुहाई दी गई और जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है देश में, वो पिछड़ों में भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत आगे है। और उस ब्रेकअप में एज बार भी जो है वो भी ब्रेकअप दिया गया है। तो एज बार ब्रेकअप में ये तस्वीर सामने आई है कि जो एजेड लोग हैं वो उनमें अभी भी बोलबाला उसका है एनडीए का। युवाओं में जरूर जो है युवाओं में स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन की बढ़ी है। तो अब इस हिसाब से देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो मतदाता जिन जातियों में पिछड़ी जातियों में जब उनका बहुतायत अभी भी साथ में है तो एक दृष्टि से आश्चर्यजनक नहीं लगता कि अगर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि उनको बहुमत मिल रहा है एनडीए को, फिर सरकार बनने जा रही मोदी जी की, तो नहीं लगता। लेकिन एक साथ में एक पहली जोड़ी हुई कि वो बताते हैं कि पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 361 से लेके 411 तक का आंकड़ा पेश किया जा रहा है। अब जब आप ये मान रहे हैं कि सारी जातियों में जो है अगर अभी भले ही वो पीछे हो पिछड़ों में इंडिया गठबंधन, लेकिन पिछड़ों में भी तो इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ा है और दलितों में तो खैर वोट बढ़ा ही है। मुसलमानों में भी जो बिखराव होता था वो उसमें बड़ी कमी आई है। आदिवासियों में वोट भले ही वो ज्यादा हो लेकिन इंडिया गठबंधन का वोट एनडीए की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ा। मतलब ये है कि वोट अगर उनके में बढ़ा है और वो अभी आगे भी है, लेकिन उसकी तुलना में इंडिया गठबंधन का वोट भी हर जाति में भारतीय एनडीए की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा। तो जब ये स्थिति है तो जब जो है जब ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जब बहुत पीछे था तब उसको जितनी सीटें आ गई और विपक्ष को जितनी सीटें आ गई उससे कम कैसे हो सकेंगी। क्या ये हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह जाए, लेकिन कम ये तो एक पहेली है। क्या वोट विपक्षी खेमे का वोट बढ़ा है और विपक्षी खेमे का वोट एकजाई हुआ है इंडिया गठबंधन में। अब की बार मुसलमानों का वोट बढ़ने की एक मुख्य वजह यह है कि मुसलमानों का वोट बिल्कुल भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं गया, ना के बराबर गया, ओबीसी की पार्टी में नहीं गया। वहां पर बंगाल में वो उसको कांग्रेस को और वामपंथी मोर्चे को भी नहीं मिला। सब सब जो है एकजुट होके और टीएमसी में चला गया। तो टीएमसी की सीटें बढ़ेंगी तो वो भी इंडिया गठबंधन में जोड़ी जाएंगी तो वो भी। तो ये जो है ये बात हजम नहीं होती, इसलिए उस पर संदेह होना स्वाभाविक है। अब हम लेकिन फिर भी एक बार जो
एक्सेस माई इंडिया का जो ब्रेकअप है उस पर हम एक बार फिर भी गौर कर लें कि क्या क्या स्थिति बनी। तो उसने ये बताया, दलितों के, अनुसूचित जातियों के बारे में बताया, जिनकी सीटों की संख्या 86 और 86 सीटों में, सॉरी, अनुसूचित जाति के जो है वो उनकी संख्या 84 और 84 सीटों में से यह है कि इंडिया गठबंधन को, जिसको पिछली बार इंडिया गठबंधन के दलों के सारे लोगों को जो मत प्राप्ति हुई थी, अगर उससे जोड़ दिया जाए तो 28% मत होते थे, जबकि अब की बार जो उनका बढ़के जो है वो 43% पे पहुंच गए। हमने कहा कि अनुसूचित जातियों में उनका तो एनडीए कम हुआ है, 41% था वो 40% पर रह गया, और इस दृष्टि से देखें तो वो इंडिया गठबंधन से 3% पीछे हो गया। और जो अन्य थे जिनको 31% वोट मिला था वो केवल जो है 17% आपकी बार मत मिला। यानी एक तरह से ये इससे जो है ये निष्कर्ष निकाला, ये अंदाजा किया जा सकता है कि पिछली बार जो बहुजन समाज पार्टी को जो अनुसूचित जातियों का वोट भी मिला था उसमें भी कमी आई बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला बहुत ही ज्यादा जो है वो फलित हुआ कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस को उससे दलितों में फिर अपना जनाधार बढ़ाने में सफलता मिली है। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने जमीनी सर्वे भी किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अगर मिल गया दलित वोट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वस्त थे कि वो लोग जिस ढंग से जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी और उसके बाद में सरकार तो बनने में देर लग गई थी, मुख्यमंत्री पद उनके मुलायम सिंह के परिवार में कई दिनों बाद तय हो पाया था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस बीच में सरकार नहीं रही एक तरीके से, और जो केयर टेकर वो बाकी जो केयर टेकर सरकार थी वो दलितों की रक्षा नहीं कर पाई, और उस बीच में उनके जो आधार वर्ग ने वो अनुसूचित जाति के लोगों की जबरदस्त पिटाई की थी समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर था। तो वो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर वो उस बार छिटका, वो समाजवादी पार्टी से कुछ छिटक सा गया था। और यहां तक कि 2019 में भी उसने जब गठबंधन किया मायावती ने, तो वो समाजवादी पार्टी को वो वोट देने की मानसिकता नहीं बना पाया। तो वो सशंकित रहा था कि इनके साथ में जाएंगे तो हमारा जो है फिर हमारा वही बुरा हाल होगा। ये तो जो है वो जो सवर्ण है वो तो पता चला कि बौद्धिक तरीके से हमारा शोषण करते हैं, लेकिन इनसे तो हमें शारीरिक अत्याचार झेलने पड़ते। कुछ ढंग की धारणा बनी हुई थी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ समाजवादी पार्टी पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुमानों की विपरीत भारतीय जनता पार्टी भौचक रह गई जब मायावती के कोर वोटर ने और जो है इस गठबंधन को वोट दे दिया, ये जानते हुए भी कि इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों के पास में सीटें ज्यादा है। क्यों दे दिया? क्योंकि कांग्रेस की वजह से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रहेगी, तो कांग्रेस के प्रति उन्होंने पुराना जो लगाव उनका था, जो इतने दशकों तक कांग्रेस को वोट करते रहे थे, और तो बहुजन समाज पार्टी ने बाद में चाहे जितने आरोप लगाए हों, कांग्रेस के जमाने में भी उनसे छल होते रहे हों, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जमाने में कुल मिला के स्थिति रहा, जितना उनका फायदा रहा, जितनी उनकी स्थिति संभली, जिससे वे अलग राजनीतिक ताकत बनाने में समर्थ हुए, वो कांग्रेस के सरकार में ही हुआ। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य था उसमें दलितों की पार्टी खड़ी क्यों हो सकी? वामसेप की दम पे। वामसेप क्यों खड़ी कर सका? क्योंकि वहां नीति बना रखी थी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कि हम जितने हमारे उत्तर प्रदेश में जिले हैं उनमें से एक, हर जिले में डीएम या एसपी में से एक पद जो है कम से कम अनुसूचित जाति के अधिकारी को देंगे। और भी कई जो की पोस्टिंग थी वो दिए हुए थे। अन्य जगह विभाग अध्यक्ष भी उन्होंने काफी बड़ी संख्या में बना रखे थे, तो वो सक्षम हुए, पैसे से भी सक्षम हुए, हर तरीके से सक्षम हुए। और उन्होंने जब उसके बाद में वो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उनके अंदर जागृत हुई। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी हमारा वर्चस्व रहना चाहिए, और उसको कार्य रूप में परिणत रहने के लिए उन्होंने काशीराम जी का
सहयोग किया, तो उसके माध्यम से ही उत्तर प्रदेश में ऐसा आधार खड़ा हो सका कि पंजाब, जहाँ की मूल रूप से रहने वाले थे काशी आदमी, वहां सरकार नहीं बन पाई। वहां तो कांग्रेस ने अभी चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, फिर भी कांग्रेस की सरकार चली गई थी। वहां वहां दलित कार्ड कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जो है दलित अनुसूचित जाति के लोग इस नए कामयाबी का झंडा फहराया। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई और 1 बार पूर्ण बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री हुई। और कुछ उनकी नीतियों के मामले में वो गफलत में रहती हैं। अगर वो गफलत में ना रही होती तो हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच जाती। उन्होंने बीच में वर्ण व्यवस्था के साथ समझौता कर लिया था, वो सरेंडर कर दिया था एक तरह से वर्ण व्यवस्था के आगे, और ये उनको कुल मिला के भारी पड़ा। वो इसमें भुलावे में थी कि मैंने इतना अच्छा कानून व्यवस्था रखी है। उस समय तो तुलना तो उस समय तो बाबा जी से तो थी नहीं, बुलडोजर बाबा से। बहुत सारे लोग बुलडोजर बाबा की प्रशंसक होंगे तो वो हमारे लिए कहेंगे कि अरे आप तो मायावती जी की कानून व्यवस्था की तारीफ करने लगे, बाबा जी के आगे क्या है। बाबा जी के कानून व्यवस्था को लेके भी कई विवाद है, उसमें हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन उस समय तो बाबा जी थे ही नहीं। उस समय तो वो नहीं आ रही थी, क्या नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो उसको सवर्ण अपना जिससे कुछ सुविधा महसूस करता, वो दल तो मुकाबले में आ नहीं रही थी। और जिस दल को उन्होंने ये कहते हुए कहा कि गुंडों का दल है, सवर्णों ने ये धारणा फैलाने में जो काम किया था वो 2007 में हटाया था। 2012 में उसी दल को वो लेके आए ताकि मायावती के पैर न जम सके। ये एक वर्ण व्यवस्था वाली मानसिकता थी, लेकिन मायावती ने आकलन नहीं कर पाया। तो मायावती ने इस बीच में बहुजन की एकता को, सवर्णों की ज्यादा चहेती बनने के लिए उन्होंने पिछड़ों को अपने से छटका दिया था। तो ये इसका दुष्परिणाम उनका भुगतना पड़ा और वो राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होने की ओर बढ़ रही है। और इसको भाप लिया अनुसूचित जाति के लोगों ने, इसलिए वो उन्होंने अपने पुराने घर को मजबूत करने की ठानी। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनको एक फायदा मिल गया। और मुख्य रही कांग्रेस की तो कोई रणनीति नहीं बना सकती और उनके सामने, और मोदी जी के सामने तो कांग्रेस के नेता बेवकूफ है और पप्पू है। तो ये तो कांग्रेस ने तो रणनीति बहुत अच्छी बनाई और वो कार्ड कांग्रेस का कामयाब रहा। और उस कार्ड के आगे कोई भारतीय जनता पार्टी का के और मोदी जी की कोई रणनीति नहीं टिकी। मोदी जी के सिपह सलारों के, खुद मोदी जी का कोई कार्ड टिका नहीं। और उन्होंने उसमें एक जो है इतना बड़ा अपने जनाधार को बढ़ाने का काम किया। और अन्य पार्टियां जो कमजोर हुई, जो जिनको दलितों का वोट मिलता था, तो वो भी वोट उसमें आया। तो एक तो ये है कि ये तो रही उनकी सीट। और इसलिए जो 84 सीटें हैं, इसलिए ये जो आकलन कर दिया जिस पे मतलब इसलिए इस पे सवाल उठाने की इच्छा होती, जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं कि अनुसूचित जाति की 84 सीटों में भी, जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली थी, जब कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस का वोट इतना ज्यादा बढ़ गया है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से केवल 3% ही ज्यादा हो, लेकिन कुल जमा तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो फिर 86 सीटों में तो बढ़ेगी। इंडिया गठबंधन की जो 84 सीटें हैं, सॉरी अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीटें, उनमें तो इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ना लाजमी है। तो ये सीटें फिर कहाँ गई जब आप सीटें घटा रहे या पिछले बार की जितनी रख रहे, तो ये सीटें कहाँ गई? नंबर एक बात। और अन्य पार्टियों को कोई सीट मिलनी नहीं, तो उसको तो पूरा का पूरा लाभ इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए, अनुमान किया जा सकता। फिर जैसा भी हो, इसी तरह से अब एसटी में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया एक कार्ड खेला था तात्कालिक तौर से, कुछ राज्यों में जब चुनाव हुए तो उससे सफलता मिली। लेकिन हमें लगता है कि वो जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंदिर, अगर वो पूरे राष्ट्र का मंदिर था राम मंदिर, तो उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य जजमान होने का अधिकार तो कोई पार्टी विशेष को ना हो कि राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति सर्वमान्य पद है और देश का सर्वोच्च पद है। और देश का राष्ट्राध्यक्ष भी वही, औपचारिक तौर पे तो वही राष्ट्रपति है। लेकिन आपने नहीं बनाया क्या? आदिवासी के प्रति आप की जो हिकारत की भावना है उसकी वजह से नहीं बनाया? आखिर क्या है ये? तो आपने आदिवासी की बेइज्जती की हो। अब विरोधी दल तो अगर वो बुला लेते तब भी
आरोप लगाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके आरोप में बड़ी सच्चाई है या उनका आरोप जो है बहुत दमदार है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसी मानसिकता के साथ काम किया। मानसिकता तो ये है कि मोदी जी अपने सामने जो है किसी को टिकने नहीं देते। जो बड़े सारे सीनियर लीडरों को भी जब फोटो का नंबर आता है तो कई बार शूट होके, कई बार वीडियो सामने आ चुके हैं कि उनके कैसे धकिया दिए जाते हैं। जेपी नड्डा साहब तक धकिया दिए जा चुके हैं, और वो तो मंच पे तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी का जब त्रिपुरा में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस समय अपने गुरु को ही उन्होंने कैसे कर दिया था। और ये 50 बार उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी। जब राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा था उस समय संघ प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर से बार बार कैमरा हटा दिया जाता था, और ध्यान में भी रहते तब भी कैमरा वो हटवा देते। तो वो इतने ज्यादा प्रचार लोलोप और इतना ज्यादा लाइमलाइट में रहने के शौकीन है, तो अब वो प्रोटोकॉल के नाते अगर वो राष्ट्रपति को उसमें बुला दिया जाता तो वो राष्ट्रपति जो है तो प्रोटोकॉल के नाते हो सकता है कि फिर कैमरा कुछ बंटवा ले जाती राष्ट्रपति महोदया। तो कोई हम ये नहीं मानते कि कोई आदिवासी के प्रति उनकी हकारत की भावना से उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को दूर रखा होगा। वो उसके यही कारण है, उनकी व्यक्तिगत कारण है, उनकी व्यक्तिगत कुछ जो है समस्याएं हैं उसकी वजह से रखा। लेकिन विपक्ष ने इस रूप में प्रचार किया तो, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो हुई उसको भी विपक्ष ने आदिवासियों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा एक आदिवासी के सशक्त नेता को इसीलिए गिरफ्तार किया गया, इनके इतने लोग दूसरी पार्टियों के जो जिन पर ये खुद अरबों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, वो अपनी पार्टी में लेके उनको महिमा मंडित कर रहे, और उनको हेमंत सोरेन को केवल इसलिए क्योंकि वो रीढ़ वाले आदमी हैं, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता और वो आदिवासी है। तो ये प्रचार भी कहीं ना कहीं घर कर गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन को इस प्रचार की वजह से अपना आदिवासियों के बीच अपना जो है मत प्रतिशत 10% तक बढ़ाने में सफलता मिल गई। पिछली बार उनको 30% मत केवल आदिवासियों का मिला था। इस बार जो इसने दिए हैं एक्सिस माई इंडिया ने आंकड़े ने, इसने बताया कि 40% आदिवासी मतदाताओं ने इस बार उनको समर्थन किया है। और हालांकि अनुसूचित जाति की तरह अनुसूचित जनजातियों में भी वही हुआ कि वो ज्यादातर जो दूसरी पार्टियों के जो थे आदिवासी मतदाता थे वो ज्यादातर इधर सिमट के आए हैं। पिछली बार 23% अन्य लोगों को आदिवासियों का समर्थन मिला था, वो 12% जो है रह गया अन्य पार्टियों का। भारतीय जनता पार्टी में वो डेंट नहीं लगा पाए, वो जो है इंडिया गठबंधन डेंट नहीं लगा पाया। 45% पिछली बार भी मिला था, 45% इस बार भी मिला है। लेकिन ये था कि वो उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी बढ़ा भी नहीं पाई। और ये इन आंकड़ों से हुआ ये कि जहां पिछली बार 15% इंडिया गठबंधन के दलों की तुलना में 15% आदिवासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ज्यादा था, अब की बार 5% है। तो आदिवासियों की भी 47 सीटें। तो 47 सीटों में क्या ये आंकड़े अपने आप में ये नहीं बताते कि 47 सीटों में भले ही भारतीय जनता पार्टी आगे रहे लेकिन इंडिया गठबंधन की भी सीटें बढ़ेंगी। तो जब इंडिया गठबंधन की भी सीटें बढ़ने वाली हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के कैसे बढ़ जाएंगी। अब इसमें भी ये सवाल उठता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी 303 से वो कहाँ 350 और 375 तक कैसे पहुंच जाएगी। ये तो आप भी के आंकड़े जस्टिफाई नहीं कर रहे आपके दावे को। बहरहाल मुस्लिमों में क्या हुआ, मुस्लिमों के बीच में जो बंटवारा होता है उससे भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलती थी। तो जो 86 सीटें ऐसी चिन्हित की गई देश भर में जहां मुसलमान 20% से ज्यादा है, तो वहां पर मुसलमान जो है एक तरीके से निर्णायक भूमिका जो है एक मतलब कई बार निर्णायक भूमिका के कई बार वो ऐसे मतलब अधिकांश ऐसे पासन का काम करते जिससे जीत का तराजू इस तरफ या उस तरफ झुक सकता है। लेकिन वो उनकी शक्ति इसलिए चली गई थी क्योंकि वो जो है बिखरा होता था। तो कई ओबीसी को भी की पार्टी को भी वोट दे रहे हैं, कई बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दे रहे हैं, कई दूसरी पार्टियों को भी वोट दे रहे हैं। वहां पर बंगाल में अगर उनको वोट मिल जा रहा है ममता बनर्जी को तो साथ साथ में
वोटों का 1% वोटों का कुछ प्रतिशत कांग्रेस में भी चला जा रहा है, कुछ प्रतिशत वामपंथियों को भी चला जा रहा है, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी पिछली बार 9% जो है मुसलमानों का वोट मिला था। ये उसका एक्सिस का कहना है कि उसका जो उसके पास में जो आंकड़े हैं वो ये बताते कि भारतीय जनता पार्टी को भी पिछली बार 9% मिल गई। तो अब की बार जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन तो अब की बार भारी भी पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन भी करा सकता है, तो जो धुलमुल थे, जो अपनी मजबूरी समझते थे कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है क्योंकि सत्ता तो इन्हीं की रहेगी, तो वो भी अब की बार उसी तरफ लुढ़क गए, इंडिया गठबंधन की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों में मिले मतों का प्रतिशत तो 9 से घट के 6% रह गया, और जो अन्य जो दल थे, जो है इंडिया गठबंधन जो था, जिसको पिछली बार 52% था, उसका मत प्रतिशत उसको 76% मुसलमानों ने अब की बार समर्थन दिया है, क्योंकि वो जो अदर्स का था, वो जो है उसमें से अदर्स जो अन्य पार्टियों को मुसलमानों को समर्थन मिलता था, उसमें से 60% वोट टूट के एकजाई हो गई इंडिया गठबंधन की तरफ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुसलमानों के दबदबे वाली 86 सीटें हैं और 16 सीटों पे तो 50% से ज्यादा है, तो 16 तो लगभग पूरी की पूरी अन्य दलों, अन्य जो वर्गों का मत उन्हें मिलेगा, उसको मिला के 16 तो वो एक तरीके से उनके खाते में चली गई इंडिया गठबंधन के। इसके अलावा ये 86 सीटों में से भी ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाएंगी, तो ये भी इंडिया गठबंधन की सीटें यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही, और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को तो कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो है अब है अन्य पिछड़ा वर्ग में, जो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ये किया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है जो पिछड़ा वर्ग है, वो पिछड़ा वर्ग में मोदी जी ने इस चुनाव में तो नहीं दिया, लेकिन वो पिछले 2 चुनावों में उन्होंने बार बार इस बात की दुहाई दी कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, इसलिए कांग्रेस मुझसे घृणा रखती है। अब वो खुल के तो उन्हें तो सवर्णों के वोटों की बहुत जरूरत होती, तो वो खुल के ये तो कह नहीं सकते थे कि कांग्रेस का जो वर्ग चरित्र है वो अवजात्यवादी है, तो अवजात्यवादी मतलब इसलिए सवर्णों की सहानुभूति है, तो इस कारण सवर्णों का उस पर वर्चस्व है, तो उसमें पिछड़े, उसका इतिहास बताता है कि पिछड़े कभी आगे नहीं बढ़ पाए और पिछड़ों के प्रति वो पिछड़ों से सशंकित रहता है जो उसकी वर्ग सत्ता है। तो ये, लेकिन उन्होंने इस चीज को उभारा और उन 2 चुनावों में उन्होंने पिछड़ों की जो है सहानुभूति और समर्थन दोनों जम के बटोरा। और इस बार उन्होंने पिछड़े होने की दुहाई नहीं दी, क्योंकि स्थितियां बदल चुकी थी। अगर वो उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बोलते, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे बहुत ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर की जैसे पिछले चुनाव में दुहाई देते थे, पिछड़ों की बहुत ज्यादा दुहाई देते थे, तो उनके बेनकाब हो सकते थे, क्योंकि इस बीच में उन्होंने जो काम किए वो तो पिछड़ों के हितों के खिलाफ काम किए। आप अपने जो सचिवालय है उसमें किसी भी पिछड़ों को कोई प्रभावशाली वो दिए नहीं हुए कि कोई की पोस्टिंग सचिवालय में नहीं। कुल 3 सचिव 90 में से केवल 3 सचिव पिछड़े वर्ग के। आपके द्वारा शासित जो राज्य है उनमें भी जो महत्वपूर्ण उस पर नहीं है, पदों पे पिछड़े नहीं है, और उधर जो है आप वो उनको देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग का कोटे पूरा नहीं किया गया, इसी तरीके से कई और जगह पिछड़े वर्ग की कोटे की चोरी कर ली गई। तो आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, योग्यता और क्षमता के नाम पे आपको वो जो आपको एजेंडा सौंपा गया है, भारतीय जनता पार्टी की वर्ग सत्ता ने जो एजेंडा सौंपा उसमें कुछ काम तो हो गए। मुसलमानों को 2 दर्जे के नागरिक की स्थिति में लाना, ये आपने कर दिया। हिंदू राम मंदिर सहित हिंदू जो है जो धार्मिक शक्ति केंद्र है उनको जो है उनका फिर उनको वहां उसी पे स्थापित कर देना, फिर अपनी पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना, ये आप काम कर रहे हैं। लेकिन तीसरा जो वर्ग सत्ता वो कम भले ही हो, तीसरी वर्ग सत्ता ये कि वर्ण व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए ये जो प्रशासन में जो उनको मिल रहा है, उनको जो है उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा है पिछड़ों का, इसको भी खत्म करना है। और जहां तक राजनीतिक हिस्सेदारी को
भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व ने बढ़ाई, लेकिन राजनीतिक जिन लोगों को मिला है वो ज्यादातर, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, वो जो है बड़े कातर किस्म के नेता हैं। वो, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, बड़े कातर किस्म के नेता हैं। उनके संस्कार के नाम पे वो क्या करते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं। उनको सवर्णों में 10 साल तक के, 80 साल के पिछले वर्ग के लोगों को 10 साल तक का सवर्णों के लोगों के पैर छूने पड़ते हैं। बहुत बुरी उनकी, अगर कोई अपनी आवाज अगर उठाना चाहे, अगर उनका कोई अधिकारी आ जाए और वो उनके अधिकारी और पिछड़ों को रास नहीं, सवर्णों को रास नहीं आ रहा, वो हटवाने पे लग जाए तो वो उसका बचाव भी नहीं कर सकते। उनको अपनी वो जो संयम में रहना है कि नहीं, वो माना जाता है कि वो तो बहुत ही विनयशील है। ये मतलब ये है, ये तो संस्कारित है। संस्कारित माने वो अपने वर्ग के हितों की पैरवी के लिए, वर्ग की पैरवी जैसा कोई काम ना करे, अपने वर्ग के वर्चस्व जैसा कोई काम ना करे, अपने आप को कृपा पात्र महसूस करे। तो राजनीतिक नेतृत्व तो अगर उसकी संख्या विधायकों सांसदों की बढ़ भी जाएगी और तमाम उच्च पदों पे भी बढ़ भी जाएंगे, वो बड़े हैं तो वो क्या कर पा रहे हैं इन वर्गों की भलाई के लिए, इन वर्गों को वर्चस्व के मामले में समान स्थिति, उनको समान अधिकार दिलाने के लिए ये क्या कर पा रहे हैं, ये तो बहुत स्पष्ट है। वर्ग विद्वेष बढ़ाना हमारा काम नहीं, तो हम इस पर नहीं कहना चाहेंगे। तो ये एक बात अलग है। तो लेकिन ये था कि अब की बार उन्होंने दुहाई दी थी, इसके बावजूद भी जो पिछड़ों में है, पिछड़ों में जो पिछली बार 56% वोट मिला था, उनको पिछड़ों का 56% मतदाताओं को समर्थन भारतीय जनता पार्टी का मिला था, वो समर्थन बढ़ के अब की बार 2% और बढ़ के 58% हो गया। और तो मतलब उसमें तो जो जिसकी सबसे ज्यादा आबादी, उसमें तो वो अपना समर्थन और ज्यादा बढ़ा ले गए। और उसकी तुलना में इंडिया गठबंधन ने भी हालांकि बढ़ाया है, और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ाया। पिछली बार तो वो केवल 19% पिछड़ों का समर्थन मिलता था, लेकिन वो 30% पर इस बार वो पहुंचे। 30% उन लोगों ने समर्थन किया, और अन्य का चूंकि घटा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन का बढ़ा। वो भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे नहीं ला पाए। राहुल गांधी ने कितनी भी नारेबाजी की हो, लेकिन वो जो है अन्य जो का मिलता था 25%, अन्य का जो मिला था पिछली बार, उसका घट के 12% रह गया, और ये 19 से 30% बढ़े। मतलब यानी इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन 11% बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने 2% बढ़ाया, और दोनों के बीच में 18% का अंतर है। मतलब 18% पिछड़ों में अभी भी समर्थन जो है उनका ज्यादा है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी भी पड़ताल करनी पड़ेगी। चुनाव नतीजे जो आए वो आए कि आखिर जब राजीव गांधी ने इतनी जोर शोर से चलाया है अपना, जो है पता चला कि अपनी पार्टी के लोगों से एक तरह से उन्होंने जो है उनकी भी उनमें असंतोष पैदा कर लिया अपनी पार्टी में। वो निरंतरता में वो कह रहे हैं। तो फिर भी एक, जैसी बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी, उस समय ज्यादा जिहादी स्थिति थी। उस समय अगर मुलायम सिंह जैसे लोग अगर विभूषण का रोल अदा न करते, तो जो इलेक्शन के नतीजे और राजीव गांधी की हत्या न हुई आती, तो वहां तमिलनाडु में तो पूरी सीटें उस समय राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा को मिलती। और उत्तर प्रदेश में भी पता चला कि इलाहाबाद की 3 सीटें लोकसभा की, फतेहपुर की और 14 पूरी विधानसभा की, और फतेहपुर की खुद बीपी सिंह के जीते, और 6 सीटें वो जीते। एक तूफान सा दिखाई दे रहा था। वो तूफान तब थमा उन चरणों में जब चुनाव हुआ, जब राजीव गांधी की शहादत के बाद का जो चुनाव हुआ उसके। और बाकी मुलायम सिंह ने, जैसे अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने किया, उस समय मुलायम सिंह वही रोल प्ले कर रहे थे कि हम जीते या ना जीते, लेकिन जनता दल का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए, भले ही भाजपा का जीत जाए, ये था। तो इसलिए वो सीटें कम हुई थी, लेकिन उस समय एक जिहादी स्थिति थी, पिछड़े भी सड़क पर उतर आए थे। पर अब की बार वो वैसा जो है वैसा तूफान राहुल गांधी में पैदा नहीं कर पाया। और इसके लिए राहुल गांधी को की जो मतलब राहुल गांधी की जो प्रशंसा की जानी चाहिए, फिर भी उन्होंने एक नए एजेंडे को लाके लेके काम किया, तो मतलब उसमें कमी नहीं ला जा सकती। राहुल गांधी पर इसके लिए कोई राहुल गांधी की अक्षमता नहीं मानी जा सकती। राहुल गांधी की अपनी सीमाएं थी। नंबर पहली बात तो कांग्रेस का संगठन बचा नहीं था, तो जब संगठन नहीं बचा था तो इन बातों को लेके
पिछड़ों तक लोगों के बीच में ले जाने वाले कार्यकर्ता वो कहां से जुटा पाते? इतनी जल्दी चुनाव आ गए, इतनी जल्दी संगठन तैयार भी नहीं किया जा सकता, और अब सत्ता भी नहीं है कहीं, तो पैसे की भी कमी है, खाता भी फ्रीज है। दूसरी बात, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उसने पिछले उत्तर प्रदेश में 1967 में ही समझ में आ गया था कि अब बिना पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री बनाए काम नहीं चलेगा। तो कांग्रेस का वो जो पिछला इतिहास था वो पेर रहा था राजीव गांधी को, कि जिसमें उन्होंने पिछड़ों के हाथ में सत्ता देने में हमेशा जो संकोच करता रहा है। तो हमेशा जो पिछड़ा वर्ग है वो कांग्रेस के विरोध में संगठित होता रहा। तो ये जो उसका रिकॉर्ड था ये उसको भारी पड़ गया। तीसरी बात क्या है कि कुल मिला के इंडिया गठबंधन में अगर वो थे लालू यादव और जो है ये अखिलेश यादव जैसे पिछड़ों के सूरमा थे, तो ये क्यों नहीं कर पाए उनकी मदद? वो इंडिया गठबंधन में तो इनका योगदान भी समझ लेता है नहीं, तब भी ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एकदम ये वही प्रयास करते? उधर द्रमुक थे, लेकिन द्रमुक तो का नेतृत्व तो वहां पे स्टालिन तो केवल तमिलनाडु तक सीमित, बाकी वो बाहर मतलब वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते, बाहर उनकी कोई स्वीकृति नहीं है, तो उनकी अपनी सीमाएं, तो इसलिए चलिए माफ कर दिया। DK शिव कुमार वो बेचारे अब उनको जो मिलना चाहिए वो उनको कर्नाटक में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वरना उनकी पर्सनालिटी थोड़ी उभरती तो अभी उनको वो वही कर्नाटक ही तक प्रयास कर सकते थे, बाहर वो नहीं कर सके प्रयास। और इधर लेकिन उत्तर भारत में पूरे में लालू यादव और अखिलेश यादव क्यों नहीं कर पाए? अब उसको समझना पड़ेगा पिछड़ों की जो मनोग्रंथि है वो क्या है। पिछड़ों के सामने नंबर पहली बात तो यह है कि जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो धार्मिक आडंबर है, वो धार्मिक आडंबर जो है वो स्टेटस सिंबल का रूप मिल गया है, वो उसको सामाजिक सम्मान मिल जाता है। तो पिछले जब अभी भारतीय जनता पार्टी के समय पे जब धार्मिक उभार बढ़ा, एक तरह से जो धार्मिक ज्वार जो उसने पैदा किया, उस धार्मिक ज्वार में सुनियोजित ढंग से उसने क्या लगा कि पिछड़ों के अंदर संपन्नता भी है अपेक्षाकृत, कई तो जातियां ऐसी हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये पिछड़े वर्ग में हैं क्यों, और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी तो पहले इस पक्ष में थी कि वो उनको पिछड़े वर्ग की सूची से हटा दिया जाए, नए सिरे से सूची तैयार की जाए, और इसमें हो सकता है कि वो बाद में उनको अन्य पिछले वर्ग का समर्थन भी बहुत ज्यादा मिल जाता अगर वो ऐसा करते, लेकिन ये करने का साहस वो दिखा नहीं सके और अब ये मौका वो गंवा चुके। तो वो जो वर्ग था, उस वर्ग को इस नाते कि हमारा स्टेटस सिंबल, हमारा सामाजिक दर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और उन्होंने देखा कि वो जब धार्मिक आडंबर, जब उनके पास में पैसा हो गया और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे वो भी जजमान के रूप में उनको स्वीकृति मिलने लगी, तो वो सारे उन धार्मिक आडंबरों में इतने ज्यादा लिप्त हो गए कि अब उन्हें लगता है कि हम सामाजिक सम्मान गंवा देंगे वो जो हमें इसके नाते मिला। तो एक तो इसलिए वो जो है अब वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उनके लड़ने का जज्बा पिछड़ों में बहुत ही कम लोगों में रह गया, ज्यादातर लोग उसके वशीभूत हो गए, उनको स्वीकार कर लिया गया धर्म में। वो उनका जनेऊ भी करने में अब कोई बहुत ज्यादा हिचक भी नहीं होती। अब तो अखिलेश यादव के यहाँ पे भी हवन के में पर्याप्त पंडित जी लोग एक से एक पहुंचने लगे, बहुत बड़े बड़े, अब कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये समझ, तो एक तो वो हट गया, तो इस नाते जब उनको मिल रहा है धार्मिक क्षेत्र में, मतलब उनको जो उनको स्वीकृति मिल रही है, तो वो स्वीकृति में वो भरमा जाए, ये बहुत मतलब था, ये अनुमानित था, और ये बड़ी स्वाभाविक चीज थी कि वो भरमा जाए, और वो भरमा गए। नंबर दूसरी बात क्या है कि पिछड़े वर्ग के लोग हुनरमंद, क्योंकि उनके सामने सामाजिक वर्जनाएं नहीं बहुत काम। वो जो है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो अगर होटल खोल ले कोई अनुसूचित जाति का आदमी, तो उस होटल पे कोई खाना खाने नहीं पहुंचेगा अगर वो ये है उसकी जाति मालूम हो जाएगी। लेकिन यादव जी की तो छोड़ दीजिए, अन्य अगर प्रजापति भी होटल खोल लेंगे, कुशवाहा समाज का भी कोई होटल खोल लेगा, तो उसका होटल भी चल पड़ेगा। वो उसके सामने ये समस्या नहीं है कि उसके यहाँ कुलीन लोग खाना खाने नहीं जाएंगे जो वास्तव में ग्राहक नहीं होते, या वो कोई भी धंधा करे उसका धंधा चल पड़ेगा, और उसके लिए उनके पास में पूंजी है, संसाधन है।
अनुसूचित जातियों के पास संसाधन भी नहीं, उनके पास में खेती पर उनका कोई मालिकाना उनका था नहीं, बहुत कम संख्या है। तो और धंधा वो कोई इसलिए नहीं कर पा रहे, सामाजिक वर्जनाओं के कारण। वो जो धंधा करेंगे, अगर वो कोई पेशा भी अपनाए, अगर वकील बन जाएंगे तो उनके पास कोई जो जिसको मुवक्किल कहते हैं, जिसकी जेब मजबूत हो, वो मुवक्किल उनके पास में नहीं पहुंचेगी। तो वकालत कैसे करें? डॉक्टर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो डॉक्टर, तो अनुसूचित जाति की डॉक्टर की प्रैक्टिस चल जाएगी। वरना वो अगर साधारण डॉक्टर रहा तो वो जो सवर्ण और पिछड़े वर्ग के डॉक्टरों का कोई मुकाबला नहीं कर पाए। तो पिछड़े वर्ग के सामने वैसा कोई संघर्ष नहीं है, इसलिए उसको भुलावे में लेना, उसके वर्ण व्यवस्था विरोधी भावना को उसके मन में डाइल्यूट करना बहुत आसान है। और दूसरी बात ये कि उनकी पार्टियों ने, जो पिछड़ों की पार्टी कहती, कोई वैचारिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया। क्योंकि अगर वो वैचारिक प्रशिक्षण देंगे तो वैचारिक प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे बढ़ी? क्योंकि वहां जो आरएसएस के कार्यकर्ता, उसको एक वैचारिक प्रशिक्षण है, उसकी एक वैचारिक दिशा है। लेकिन यह कौन सी वैचारिक दिशा? आप लोहिया बात ज्यादा पढ़ा देंगे और लोगों ने, अगर आपके अनुयायियों ने अगर ये सीख लिया कि वंशवाद बुरी चीज है, तो वो तो अपनी पार्टी के नेतृत्व को उखाड़ के फेंक देंगे। तो वो आप कहीं टिक नहीं रहे। आपने किसी ऐसी चीज का परिचय दिया नहीं है। आप पता चला कि लोहिया जी ने कहा था कि जो सबसे पीछे खड़ा है समाज में, जिसको सबसे पीछे रखा गया, नेतृत्व में सबसे पहले उसको आगे लाया जाए। सवर्ण जो है कुछ दशक के लिए अपने आप को ये मान लें कि हमें अब नेतृत्व नहीं करना, हमें पीछे चलना, उनको इसके लिए तैयार किया जाए। पिछड़ों को सवर्णों की दलितों की तुलना में पीछे आना चाहिए। लेकिन जब बीपी सिंह ने प्रयास किया इस फार्मूले के तहत कि पिछड़ों के हमने बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बना दिए, अब हम लोग मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इस लड़ाई को तार्किक परिणति पे पहुंचा सके। तो अब जो है, अब एक दलित प्रधानमंत्री को सारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो उसका सहयोग करें। तो उनके लालू प्रसाद यादव, जो उनको अपना अनुयायी मानते थे, वही उनके मुखालिफ हो गए रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री बनाने के नाम। उनको उन्हें मुलायम सिंह जी को वो स्वीकार थे, अटल जी को, लेकिन ये उनको स्वीकार नहीं था कि पासवान हो या किसको बनाया जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कोई बात कही है, तो ये तो बात है। तो इसलिए अगर वो विचारधारा की बात करेंगे, सुशासन की बात है, कैसे कर पाएंगे? सुशासन तो कोई मॉडल कुछ तो अखिलेश यादव तो कर भी सकते हैं। हम लालू प्रसाद यादव का जो रिकॉर्ड रहा वो कैसे करेंगे? अखिलेश यादव के पहले जो उनके पिताश्री जो मुलायम सिंह जी ढंग से सरकार चलाते रहे और लोकतंत्र की जो ढंग से सेवा करते रहे, तो वो जो लोहिया जी के, तो वो कहीं मिल नहीं खाता सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कहते हैं। वो उन्होंने कहा जनता पर जो लोकतांत्रिक हमारे आजाद भारत की पुलिस को अगर गोली चलाती तो इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस पर केरल की सरकार गिरवा दी थी। लेकिन मुलायम सिंह जी ने तो मुख्यमंत्री बनते ही जाला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों पर गोली चलवा दी थी। तो उन्होंने कहां पर इस्तीफा देने का काम किया था? तो आप कोई वैचारिक प्रशिक्षण नहीं कर सकते। और वैचारिक प्रशिक्षण जब तक नहीं होगा तब तक एक स्वाभाविक बात है कि धर्म का एक डर भी होता है, धर्म का एक आकर्षण भी होता है कि पता चला कि कथा अगर कुशवाहा जी के यहाँ पे भी हो रही, पाल साहब के यहाँ पे भी कथा हो रही, पंडित जी कथा बांटने के लिए पहुंच रहे, उनको भी कलेवा बांध रहे, उनको भी आप तिलक लगा रहे, वो लिखा होगा धार्मिक किताबों में, कोई बात नहीं। लेकिन आप बदलते हुए समाज की नब्ज को पहचानते हुए इतना कर रहे, तो वो भी अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। वो भूल गए लड़ाई, काहे की स्वाभिमान की लड़ाई का मंत्र उनका चला गया। तो ये एक सारी समस्याएं नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा जोखिम मूल्य लेते हुए काम किया है। और इस दिशा में अगर वो आगे बढ़ते जाएंगे तो जो अभी एक लड़ाई, जो एक पूरी तरह से एक समतावादी समाज के बनाने का जो एक लक्ष्य है, आधुनिक और विकसित भारत के लिए जो बहुत जरूरी जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के से जो अभी थोड़ी देर के लिए अगर भटकाव भी हो गया है, तो अंततः उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जातियों का समाज नहीं, एक नागरिक समाज बने, नागरिक चेतना के आधार पर लोग काम करें। ये काम तभी हो सकेगा जब जो चीजें व्यवस्था को बल प्रदान करती वो मिट जाए। तो उनका जो ये जो सामाजिक न्याय का जो अभियान है, इसको जारी रहना चाहिए। राहुल गांधी को
शाबाशी मिलनी चाहिए कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में और कांग्रेस की बुरी साख होते हुए भी ये उन्हीं की पहल से है कि 19% से और 30% पर तो ये पहुंच रहा है। और शाबाशी अगर उनको मिलेगी तो वो इसको जो है इसको इसके हराबल दस्ता बने रहेंगे। और वरना अगर उन्होंने हराबल अगर उन्होंने अगर हार मान ली, जैसा कि प्रयास किया जा रहा है, वो जो मीडिया वो उसके निशाने पर राहुल गांधी कि वो कामयाब नहीं हो पाए, अब वो क्या करेंगे, अब उनको भाग जाए, वो तो मनहूस है, ये करके और ये सारी जो आंकड़े कुछ स्थिति बता रहे हैं लेकिन वो कुछ और स्थिति बताएंगे और वो इतना मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी मैदान छोड़ जाए ताकि एक निष्कंटक व्यवस्था हो सके। हालांकि ये व्यवस्था देश के लिए कभी भी एक अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक जातिवाद रहेगा लोग देश में लोग आपस में विभाजित रहेंगे, आपस में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी रहेगी। और जो मूलभूत मुद्दे हैं जो विकास के लिए जरूरी होती है कि नागरिक स्तर कैसे ऊंचे उठे, उस नागरिक स्तर पर ऊंचे उठने का काम नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों के हितों की मजबूती करने का काम ही हो पाएगा। तो ये आया सवर्णों में। तो अच्छा, एक हैरत की बात यह है कि वो जो आंकड़े बता रहे एक्सिस इंडिया के, उसमें यह है कि सवर्णों में भी जो है वो इंडिया गठबंधन को 17% की बढ़त बढ़ी। इसका मतलब वो जो बात कही जा रही थी कि अग्निवीर जैसी योजनाओं से और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का एक प्रभाव पड़ा है, तो वो हाँ 17% उनको ज्यादा मिला है। और बीजेपी ने भी 4% की बढ़त बनाई है, क्योंकि अब नया वोटर उभरा है और नया वोटर तो वो उसने बीजेपी ने बढ़ाई है। बात लंबी हो जाएगी, हम एक वो भी उनका जो ब्रेकअप है उम्र के आधार पे वो भी बताना चाहते थे, लेकिन वो अब हम उसकी चर्चा करेंगे तो वो वीडियो ये हमारा वीडियो बहुत उबाऊ हो जाएगा। तो हम केवल बस इतना कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से एग्जिट पोल निकालने में कुछ ना कुछ बदमाशियां की गई हैं, कुछ ना कुछ बेईमानियां की गई हैं, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए आंकड़ों से वो कहीं से ये बात साबित नहीं होती कि पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी की सीटें इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, बल्कि आशंका तो यह है कि कई सीटें कम ही ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।